अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, सुहेल अफरीदी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जल्दबाजी से वज़ीर आला तो KP असम्बली के ऐवान से मुंतखब हो गए, लेकिन जो प्लान था, जो हिकमत अमली थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उस प्लान को पेशावर हाई कोर्ट ने पलट के रख दिया है। अब नौ मुंतखब वज़ीर आला के लिए ख़तरे की तलवार क्यों लटक चुकी है, एक तो इस खबर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी खबर हम बात करेंगे TLP के सरबराह साद रिजवी, वो कहाँ पे हैं, किसकी तहवील में हैं और कैसे हैं, इस खबर पर भी हम बात करेंगे। और फिर थाना फैक्ट्री के SHO शहजाद नवाज़, उनके साथ आज क्या हुआ, उनको कैसे पीटा गया या मारा गया, इसकी तफसीलात भी आगे चल के बड़ी दर्दनाक कहानी है, आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और इससे हट के दो ख़बरें और भी हैं, अलीमा आपा से मुतल्लिक और ईमान मिज़ारी से मुतल्लिक। उन ख़बरों की तफसीलात पर भी हम बात करेंगे। लेकिन ब्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, KP असम्बली ने जब सुहेल अफरीदी को अपना वज़ीर आला मुंतखब किया और 90 वोट अफरीदी साहब के बॉक्स से निकले, या 90 वोटों के लिए जो अरकान थे उन्होंने अपने हाथ जो है वो खड़े किए। और जिस वक्त मैं ये ख़बर नाज़रीन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो मैंने ख़तरे की तलवार लटकने की बात की है, इस वक्त नाज़रीन हुकूमती एक डेलीगेशन जो है, जिसमें एहसन इकबाल साहब हैं, जिसमें आज़म तारड़ साहब हैं और जिसमें अमीर मकाम साहब हैं, वो मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह पे पहुंचा हुआ है। अब अगर इस डेलीगेशन में एहसन इकबाल, आज़म तारड़ और अमीर मकाम की जगह पे कोई और शख्स होता, यानी मैं तीसरे हुकूमती रुकन की बात कर रहा हूँ, अमीर मकाम की, तो शायद मैं समझता कि TLP के मामले पे ये हुकूमती टीम ने जाके मौलाना साहब के साथ मुलाकात की है। लेकिन इस डेलीगेशन में जो अमीर मकाम साहब की मौजूदगी है, ये मौजूदगी इस बात की अयां है, इस बात की अक्कासी करती है कि मौलाना साहब के साथ जो हुकूमती डेलीगेशन मुलाकात करने के लिए गया है, ये मुलाकात खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली और वज़ीर आला से मुतल्लिक है। अब इसमें क्या बातचीत होती है, अभी ये मुलाकात चल रही है। मुलाकात के इख्तिताम के बाद ही कुछ पता चल पाएगा कि इसमें हुकूमती डेलीगेशन मौलाना फजल रहमान के पास क्या पैगाम, क्या प्रपोज़ल लेके गया, और उस पैगाम और उस तजवीज़ का मौलाना साहब ने क्या जवाब दिया है। लेकिन नाज़रीन, आपको ये बता दें कि जो मैं कह रहा हूँ कि नौ मुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के सुहेल अफरीदी साहब, नौ मुंतखब इसलिए कह रहा हूँ कि अभी तक उन्होंने हलफ नहीं उठाया है, और हलफ के लिए स्पीकर साहब की तरफ से जो गवर्नर अपने खैबर पख्तूनख्वा हैं, उन्हें किसी किस्म का कोई लेटर भी तहरीर ना किया गया है। लेकिन जो खिताब था सुहेल अफरीदी साहब का, जैसा कि मैंने आगाज़ में कहा कि बड़ा तलख था, बड़ा सख्त था। आपकी इजाज़त के साथ मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, ये थोड़ा सा टाइम ज़ाया करने के मुतरातिब भी होगा, लेकिन बात करना ज़रूरी है आपकी इजाज़त से। अब अफरीदी साहब कहते हैं कि अफ़गान पॉलिसी पे नज़रसानी करनी चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए अवाम और मुंतखब नुमाइंदों को एतमाद में लिया जाए। अब सुहेल अफरीदी साहब, नाज़रीन मैं फैक्चुअली बात करूँगा, कोई इल्ज़ाम वाली बात मैं हमेशा अपने वीडियो लॉग में नहीं करता। अब जो अफ़गान पॉलिसी है, या जो दहशतगर्दी के ख़ात्मे के हवाले से उन्होंने बात की कि अवाम को, नुमाइंदों को एतमाद में लिया जाए, जब APS का इंसिडेंट हुआ था, उस वक्त तमाम जो पॉलिटिकल क़यादत थी, जो अमायदीन थे, जो स्टेक होल्डर थे, उन्होंने फ़ैसला किया था कि दहशतगर्दी का ख़ात्मा ऑपरेशन के थ्रू किया जाएगा, अफ़गानियों को बेदखल किया जाएगा। अफ़गान पॉलिसी क्या होगी, स्मगलिंग के ख़िलाफ़ पॉलिसी क्या होगी, नारकोटिक्स के ख़िलाफ़ पॉलिसी क्या होगी, अफ़गान बॉर्डर कैसे बनाए जाएंगे, अफ़गान बॉर्डर के ऊपर कैसे सिक्योरिटी तैनात की जाएगी, ये फ़ैसले ऑलरेडी सियासी क़यादत और मुंतखब नुमाइंदों ने 2014 में कर लिए थे। और जब खान साहब के पास 2018 में मुल्क की बागदौड़ आई थी, तब भी खान साहब ने नेशनल एक्शन प्लान को बरकरार रखा था, रिव्यू करके उसमें मज़ीद बेहतरी जो है वो लाई गई थी।
तो एक तो इस बात को क्लियर कर लिया जाए। दूसरा, सुहेल अफरीदी साहब कहते हैं कि मैं किसी की पर्ची नहीं हूं, तो सुहेल अफरीदी साहब भी पर्ची हैं। सुहेल अफरीदी साहब भी पर्ची हैं। किसकी पर्ची हैं? मुराद सईद की पर्ची हैं। अगर मुराद सईद की पर्ची ना होते तो खान साहब इनको वज़ीर आला कैसे बनाते? नाम तो किसी ने दिया ना, नाम की पर्ची किसी ने तो दी है ना, खान साहब तक जो पहुंची है, तो फिर सुहेल अफरीदी का नाम लिया गया है। तो जो भी बनता है, अगर पार्टी का सरबराह खुद नहीं बन रहा, वो जिसको भी बना रहा है, तो वो किसी ना किसी की पर्ची होती है। कोई छोटी पर्ची होती है, कोई बड़ी पर्ची होती है। तो अली मोमिन गंडापुर तो छोटी पर्ची आप कह लें, बल्कि पर्ची उसमें ना होने के बराबर थी। सुहेल अफरीदी तो इतनी बड़ी पर्ची है, बहुत बड़ी पर्ची है, जो ये कह रहे थे कि मैं तो पर्ची नहीं हूं, और फिर वो कह रहे थे कि मैं एहतजाज का चैंपियन हूं। अब ये भी अपने मुंह करने वाली बात नहीं है कि आप अपने आप को खुद ही कह के एहतजाज का चैंपियन कहें। लेकिन चलें, उन्होंने बात कर ली, उस साथ में उन्होंने दावा भी किया कि अब वो इमरान खान साहब की रिहाई के इक़दाम उठाएंगे। तो चले देख लेते हैं क्या इक़दाम उठाते हैं सुहेल अफरीदी साहब। लेकिन जो हलफ वाला मामला था ना, जो मैं कह रहा हूँ कि ये 9 मुंतखब वज़ीर आला हैं, तो तहरीक इंसाफ ने पेशावर हाई कोर्ट से रिजू कर लिया, और पेशावर हाई कोर्ट में जो समाअत हुई चीफ जस्टिस अतीक शाह साहब की अदालत में, वहाँ पे सलमान अकरम राना साहब ने पूछा, जब जज साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने, कि मसला क्या है, वहाँ पे रोस्टम पे पूरा जो है वो जमघटा इकट्ठा हो गया। चीफ साहब ने कहा कि सारे बैठ जाएं और सिर्फ सलमान अकरम राना साहब पोडियम पे रोस्टम पे ठहर के बात करें और बताएं मसला क्या है। तो सलमान अकरम राना साहब ने बताया कि हमारे वज़ीर आला गंडापुर साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया था, उनके इस्तीफ़े के बाद बात ख़त्म हो गई। जज साहब ने कहा कि आप जो नॉमिनेशन मुझसे करवाना चाहते हैं कि गवर्नर हल्फ नहीं ले रहा, तो किसी शख्स को नॉमिनेट कर दें, तो ये मेरा जुडिशल नहीं, ये मेरा इंतज़ामी अख्तियार है। और फिर चीफ जस्टिस ने यह भी पूछा सलमान राना साहब से कि क्या इंतखाब आज हुआ है। तो सलमान राना साहब ने सारी डिटेल बताई कि वो इस्तीफ़ा गया था, इस्तीफ़े की वसूली भी जो जनाब फैसल करीम कुंडी साहब हैं, उन्होंने उसको एतराफ़ कर लिया था कि जो इस्तीफ़ा है मौसूल हो गया है, और 4 उम्मीदवार जो इलेक्शन शेड्यूल जारी किया गया था, उसमें अपोजिशन के भी 3 उम्मीदवार, मजमूई तौर पे 4 जो है वो कैंडिडेट सामने आए थे। आज अपोजिशन ने इस इलेक्शन के प्रोसेस के ऊपर एतराज़ करके इसका बाइकआउट कर दिया है। तो एतराज़ क्या था? जब चीफ साहब ने पूछा तो राजा साहब ने कहा कि एतराज़ ये उठाए कि जो इस्तीफ़ा है वो इस्तीफ़ा कबूल नहीं हुआ गंडापुर साहब का। तो उन्होंने इस वजह से कि चूँकि ऑलरेडी पहले एक वज़ीर आला मौजूद है, तो उन्होंने कहा भी हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते हैं। राजा साहब ने कहा कि दरअसल जो गवर्नर साहब हैं, उन्होंने 12 अक्टूबर को एक लेटर अरसाल किया लेमिन गंडापुर को, जिसमें उनके इस्तीफ़े पे एतराज़ कर दिया गया, जबकि गंडापुर साहब बार बार ये कह रहे हैं कि सिग्नेचर भी उनके हैं और इस्तीफ़ा भी उनका है। अब 15 अक्टूबर को गंडापुर साहब को बुला लिया है। तो चीफ जस्टिस जो अतीक शाह साहब थे, उनकी तरफ से जो कमरा अदालत में बैठे एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब थे, उनसे ये पूछा गया कि आपका इस मामले पे क्या मौक़िफ़ है। तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को ये बताया कि ये कोई दरख्वास्त आपके सामने नहीं है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेके आई है, कोई आइनी इशू आपके सामने दरख्वास्त के ज़रिए, रिट के ज़रिए नहीं रेज़ किया गया है, और इनको इतनी जल्दी क्या है, गवर्नर साहब जो है वो अपना जवाब अलग से देंगे। जिस पर चीफ जस्टिस अतीक शाह साहब ने कहा कि इस केस में गवर्नर का जवाब आना भी ज़रूरी है कि वो क्या कहते हैं, हल्फ लेने के मामले पे लेना है नहीं लेना है। इनकार अगर करते हैं तो फिर सूरत हाल उस वक्त देखी जाएगी। बल्कि चीफ जस्टिस अतीक शाह साहब ने कहा कि गवर्नर का जवाब आने पे इस केस की अदालती कार्रवाई को हम आगे बढ़ाएंगे, और इस केस में गवर्नर का जो जवाब है वो आना लाजमी है। यानी केस की प्रोसीडिंग गवर्नर फैसल करीम कुंडी साहब के जवाब पे चलेगी, और कल तक इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। अब कल फैसल करीम कुंडी साहब का जवाब आता है या नहीं आता, लेकिन हम फर्ज कर लेते हैं कि जवाब आ जाता है, और कुंडी साहब ये कहते हैं जी मेरे पास इस्तीफ़ा एक नहीं 2 इस्तीफ़े आए हैं, तो मैंने उन इस्तीफ़ों के ऊपर वेरिफिकेशन के लिए कुछ सवालात मेरे जहन में उठे हैं। मैंने गंडापुर साहब को 15 अक्टूबर को अपने पास बुलाया है, तो वो जब आएंगे तो मैं तभी इस्तीफ़े की अप्रूवल का फ़ैसला करूंगा।
और मेरे अप्रूवल से पहले, सीएम ऑफिस जो है वो वेकेंट होने से पहले इन्होंने तो इलेक्शन का प्रोसेस शुरू कर दिया। मुझे तो इलेक्शन प्रोसेस का पता ही नहीं। और उसमें अगर फैसल करीम कुरैशी साहब ने ये बात कर दी कि जब पहले वाले वज़ीर आला का इस्तीफ़ा एक्सेप्ट ही नहीं हुआ है तो नए वज़ीर आला का जो इलेक्शन है वो कैसे हो सकता है, ये तो गैर आइनी होगा, तो सूरत हाल बड़ी दिलचस्प हो जाएगी। अब नाज़रीन, ये तो अदालती कार्रवाई कल जो होनी है उसमें क्या डेवलपमेंट होती है कल पता चलेगी। लेकिन अगर ये अदालती कार्रवाई पेंडिंग चली जाती है और नौ मुंतखब वज़ीर आला, यानी अदालत कहती है सिर्फ इस नौयत का फैसला कर लेते, क्योंकि अपोजिशन ने भी ऐलान कर रखा है कि हम इस प्रोसेस को चैलेंज करेंगे। जो डॉक्टर इबाद साहब हैं उन्होंने कहा कि हम कल पेशावर हाई कोर्ट से रिव्यू करेंगे। लेकिन अगर पेशावर हाई कोर्ट ने इतना फैसला कर दिया कि चलें फलां शख्स जो है वो सुहेल अफरीदी साहब से हलफ ले ले, अपोजिशन की दरख्वास्त पेंडिंग पड़ी रही, तो उनकी दरख्वास्त का पेंडिंग पड़े रहना ऐसा ही होगा कि जो अफरीदी साहब हैं, सुहेल अफरीदी साहब, उन पे वो पेंडिंग दरख्वास्त की, उनके मुंतखब होने की जो आइनी हैसियत जो कि क्वेश्चन हो जाएगी, वो जब तक पेशावर हाई कोर्ट में पेंडिंग रहेगी, उन पे नाअहली की, खतरे की तलवार जो है वो लटकती रहेगी। अब अगर अदालत कल अगर दरख्वास्त दायर होती है अपोजिशन की, उसको भी साथ में टेकअप कर लेती है, फिर तो एक साथ इस केस का फैसला हो जाएगा। लेकिन जो भी फैसला हुआ, मामला फिर सुप्रीम कोर्ट तक आएगा। फिर मामले पर हतमी जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का होगा। आज अली मीन गंडापुर साहब ने जब खिताब किया सुहेल अफरीदी के मुंतखब होने पे, तो जिन लोगों को अली मीन गंडापुर साहब अच्छे नहीं लग रहे थे, आज उनको अली मीन गंडापुर साहब बड़े अच्छे लग रहे थे कि पगड़ी पहनाई है नए वज़ीर आला सुहेल अफरीदी को और उनको सपोर्ट भी किया है। पहले आपको ये अली मीन गंडापुर बहुत बुरा लग रहा था, आज आपको अच्छा लग रहा था। तो अली मीन गंडापुर तो एक कैद से आज़ाद हो गया है, और जो सुहेल अफरीदी साहब हैं वो एक जहनी सोच के ग़ुलाम भी हो गए हैं, और ऊपर से ये अदालती तलवार जो नाअहली की है कि इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, ये भी उन पर लटकती रहेगी जब तक पेशावर हाई कोर्ट इस केस का फैसला नहीं करेगी। तो तहरीक इंसाफ को तो कोशिश करवा के ये करवाना चाहिए कि जल्द ये केस डिसाइड हो। अगर ये पेंडिंग में चला गया तो ये ख़तरा हर वक्त जो है, ये तलवार जो है वो हर वक्त सुहेल अफरीदी साहब की गर्दन पे रहेगी। अब आते हैं साद रिजवी साहब और TLP के एहतजाज की बात कर लेते हैं। नाज़रीन, जो प्रोटेस्ट जिस तरीके से उसका ऑपरेशन हुआ, उसके बाद कुछ जगहों पे मुजाहिरीन निकले, रास्ते बंद कर दिए गए। पंजाब में उन चीज़ों को पुलिस की जानिब से क्लियर करवा लिया गया, कुछ गिरफ्तारियां भी की गईं, और सड़कों की बंदिश के कुछ मनाजर कराची में भी देखे गए। वहाँ पर भी सूरत हाल को कंट्रोल कर लिया गया पुलिस की जानिब से। अब पिछले वीडियो लॉग में जो मैंने जो खबरें चल रही थी सोशल मीडिया पे और नेशनल मीडिया पे, उस पर एक साथी की तरफ से, एक सोर्स की तरफ से फ़ोन आया, बताया गया कि साद रिजवी साहब जो हैं बिल्कुल ठीक हैं, उनके हवाले से कोई ख़तरे वाली बात नहीं है। और साथ में ये भी बताया गया कि वो रियासत की या पंजाब हुकूमत की तहवील में नहीं है, बल्कि सोर्स ने ये बताया कि जो साद रिजवी साहब हैं वो गायब हैं, मंजर आम से गायब हैं और कहीं छुप चुके हैं, और उनकी तलाश जो है वो की जा रही है। लेकिन उनकी सेहत से मुतल्लिक जो दावे सोशल मीडिया पे किए जा रहे हैं, उन दावों की कोई हकीकत नहीं है। और साथ में ज़रिए ने यह भी बताया कि जो SHO फैक्ट्री टाउन शेखपुरा के जो SHO थे, जो आज इस दुनिया में नहीं रहे, कहते उसको कैसे मारा गया। मैंने पूछा बताएं कैसे मारा गया। कहता बख्तरबंद गाड़ी से उसको निकाल के मुजाहिरीन ने उनके सीने के अंदर गोलियां मारी हैं। एक नहीं, दो नहीं, 2 दर्जन के करीब गोलियां उनको मारी गई हैं। इस बेदर्दी के साथ शहजाद नवाज SHO को मारा गया है। और यह भी ज़राए का दावा था, ज़राए का कहना था, बताना था कि ये जो कहा जाता है ना कि एहतजाज बड़ा पुरअमन था, कैसे ये पुरअमन था। डंडे इन्होंने पकड़ रखे थे, गुलेलें इनके पास थी, असला इनके पास था। एक वीडियो भी पुलिस वाले की मौजूद है जिसमें वो एक पुलिस वाला आगे जा रहा है और दूसरा पुलिस वाला उसको पीछे से कह रहा है भाई ध्यान से जाओ, आगे से फायर भी आ सकता है, फायरिंग भी हो सकती है। अब नाज़रीन, ये दावे अपनी जगह पे, ये दावे अपनी जगह पे, जो हलाकतें हुई हैं, जो जानी नुकसान हुआ है, जो लोग ज़ख्मी हुए हैं जिनकी तादाद दर्जनों में हैं, हलाकतें तो एक
ये SHO साहब की है। इसके साथ साथ जो मुजाहिरीन हैं उनमें 5 सरकारी तौर पे बताई जा रही हैं, एक राहगीर बताया जा रहा है, दर्जनों ज़ख्मी बताए जा रहे हैं मुजाहिरीन में से भी और पुलिस में से भी। मैंने पिछले वीडियो लॉग में सवाल उठाया था कि इसका ज़िम्मेदार कौन है। नाज़रीन, मुज़ाकरात तो साद रिज़वी साहब के साथ हो रहे थे। उन मुज़ाकरात में हुकूमत इनको प्रोटेस्ट करने की, फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती करने की इजाज़त भी देना चाह रही थी, लेकिन साथ साथ उनकी जमात के लोग इस बात पे बज़िद थे कि हमने अगर एहतजाज करना है तो अमेरिकन कौंसलेट के सामने या इस्लामाबाद में अमेरिकन एम्बेसी के सामने करना है। अब नाज़रीन, ये जो ज़िद है, जब आज हमने देखा कि शर्मुल शेख में जो तकरीब हुई गज़ा मुआहदे से मुतल्लिक, जिसमें 20 यहूदी यरगमाली जो हैं इसराइल के हमास ने सपुर्द किए हैं, हवाले किए हैं, और उसके बदले में 1600 फ़लस्तीनी जो है इसराइल ने छोड़े हैं, उनको रिलीज़ किया, उनको रिहा किया है। और फिर जो जंगबंदी वहाँ पे हुई है, उस जंगबंदी से फ़लस्तीनियों ने सुख का सांस लिया है। उनके पास खाने की अशिया पहुँची हैं, उनको एक ज़हनी कर्ब, तकलीफ़ और खौफ से निजात मिली है। तो फिर जब ये सब कुछ हो चुका था और इसमें माजरत के साथ इस लेवल तक जाना और ज़िद पे अड़ जाना और एक ही डिमांड रखना, मतलब जमात इस्लामी वालों ने भी तो मुजाहरा किया ना, उन्होंने तो नहीं कहा कि हमने फ़लाँ जगह पे जाके ही करना है, इनको तो जगह की ऑफ़र भी की गई थी। तो फिर कौन इसका ज़िम्मेदार है? रियासत को तो फिर कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और आप जब एहतजाज करते हैं, डंडे क्यों आपके पास? कील लगे डंडे क्यों आपके पास? आपके पास हथियार क्यों? आपके पास असलहा क्यों? नाज़रीन, ये सवालात हैं ना। बाकी जो जानी नुकसान हुआ है उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं, लेकिन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आकाए दो जहां, जिन्हें रहमतुल आलमीन बना के भेजा गया था, उन्होंने कूड़ा फेंकने वाली खातून को भी माफ़ कर दिया जो उनकी शान में गुस्ताखी किया करती थी। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से निकल के, वो कौन सा सेहत अफ़ज़ा मकाम है जहाँ पे तबलीग के लिए गए थे, इस्लाम की दावत देने के लिए गए थे, जहाँ पे उन पे पत्थर मारे गए थे, तो अल्लाह ताला का पैगाम आया था कि मेरे नबी अगर हुक्म दो तो ये पहाड़ इन लोगों के ऊपर फेंक दिया जाए, इनको इन पहाड़ों के नीचे दफन कर दिया जाए। तो आपने उन लोगों को भी माफ़ कर दिया था कि यहाँ से भी इस्लाम की रोशनी रूनमा होगी, फूटेगी। तो ये हम फिर आशिकाने रसूल तो हैं, लेकिन आशिकाने रसूल होने के साथ साथ क्या हमारे नबी जिसके हम पैरोकार हैं, जिसके लिए सारी दुनिया बनाई गई है, ये दुनिया सजाई गई है, दुनिया का मेला सजाया गया है, क्या उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किसी को तकलीफ़ दी? वो तो सारी तकलीफ़ें खुद सह लेते थे, लेकिन उम्मत के लिए आसानी ही पैदा करते थे। तो मेरे ख़्याल से जो ज़िद और अना थी, वो ज़िद और अना भी इस जानी और माली नुकसान की वजह बनी है। इसके अलावा नाज़रीन, अलीमा खान साहबा, जिन पे आज फ़र्द जुर्म आयद होना थी, अलीमा खान साहबा अदालत में पेश नहीं हुई। उनकी तरफ से इस्तिस्ना की दरख्वास्त आई, जिसे अदालत की जानिब से एक्सेप्ट करते हुए अलीमा खान साहबा को कल अदालत में बुला लिया गया है फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए। अली हादी चट्टा ईमान ज़ैन मज़ारी की जो ज़मानत थी, उसे आज अदालत की जानिब से, चूँकि पुलिस रिपोर्ट नहीं पेश की गई, रिकॉर्ड नहीं पेश किया गया, तो उनकी ज़मानत में अदालत ने 16 अक्टूबर तक तौसीक़ कर दी है। अली हादी चट्टा और ईमान ज़ैन मज़ारी के ख़िलाफ़ जो एक और मुकदमा है NCCI का मुतनाज़ा ट्वीट करने का, उसमें अदालत ने अली हादी चट्टा, जिनकी तरफ से अदालत से दरख्वास्त की गई कि उन्हें अभी वकील करना है, वक्त दिया जाए, तो अदालत ने अली हादी चट्टा को सरकारी वकील फ़राहम करने के लिए सेशन जज को ख़त लिख दिया है और केस की जो समाअत है उसे 16 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया गया है। तोशाखाना केस की समाअत आज क्यों मुलतवी हुई, इसकी अलग एक कहानी है। इस मुलतवी या इल्तवा की कार्रवाई में, ख़बर में डेवलपमेंट क्या हुई है, कल सुबह के वीडियो लॉग में या आपके साथ हम तफसीलात शेयर करेंगे। फ़िलहाल इतना ही। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।